आज हम वर्ण विचार की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। कल क्या किया था? 33 व्यंजन, इनका विभाजन। तैतीस व्यंजनों का विभाजन कितने भागों में किया था? 2 भागों में। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पे कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। टोटल 33 व्यंजन है। 33 व्यंजनों का विभाजन कैसे है? 2 भागों में। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पे, दूसरा प्रयत्न के आधार पे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे 44 वर्ण को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, 11 स्वर और 33 व्यंजन। और 33 व्यंजन को कितने भागों में बांटा है? तो ये सारे विभाजन एनसीईआरटी के हैं। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। एक उच्चारण स्थान के आधार पे, दूसरा प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब इसमें 8-9 प्रकार होंगे और इसके अंदर फिर आगे 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक तो कंपन या नाद या फिर गूंज। कंपन, नाद या गूंज के आधार पे। और एक भाग कैसा होगा? प्राणवायु के आधार पे। प्राणवायु के आधार पर। तो व्यंजन का विभाजन, ये आपको विभाजन पूरा रटना है। कैसे? 33 व्यंजन है, इनको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। 2 में एक तो उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? जैसे हमारी जीभ, दंत्य, तालु, जो अपने शुरू में किए थे एनसीईआरटी का विभाजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। 25 की 5 पंक्तियां थी। 5 पंक्तियां में क्या था? एक कंठ है, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत्य, 5वां ओष्ठ्य। ये विभाजन थे उच्चारण स्थान के आधार पे। ओष्ठ्य, उसके बाद में यह और वह, वो क्या थे? दंतोष्ठ्य। और एक ये थी विसर्ग। विसर्ग को मैंने वहां पे नहीं लगाया, विसर्ग और है, क्योंकि ये विसर्ग किस में आ रही है? स्वर में आ रही है। विसर्ग स्वर में आ रही है और है किस में आ रहा है? व्यंजन में आ रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने अलग रख लिए। आज वो करेंगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन, एक एक अक्षर के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे रखे कि इनको अपने एक साथ लिखेंगे जो कि याद रहेंगे। तो एक तो क्या है? ये विसर्ग, जो कि स्वरों के अंदर लाइन में आ रही है विसर्ग। एक ये वाला आता है जो अयोगव्य है, और एक ये विसर्ग। तो इसी विसर्ग की बात यहां पे, इन दोनों को क्या कहते हैं? कांकल्य ध्वनि। कांकल्य ध्वनि। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ के नीचे जो कांकल अपने बच्चों को कह रहे हैं ना, कांकलिया होता है छोटा सा का, वो हिलता है अपने, तो उसको कांकल बोलते हैं। तो इसका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान है कांकल। उच्चारण स्थान है कांकल। जो कहां पे है? कंठ के नीचे। तो इस ध्वनि का नाम क्या पड़ गया? कांकल्य। यानी इनका उच्चारण क्या होता है? कंठ के नीचे जो कांकल्य, वहां से इनका उच्चारण होता है, तो इनका नाम क्या पड़ गया? कांकल्य ध्वनि। तो इसमें एक तो स्वरों में बंट रहा है, 11 स्वर है, उनके अलावा जो अयोगव्य बच गए थे, तो एक तो अयोगव्य में से लिया है, और एक ये व्यंजन में। व्यंजन कहां से कहां तक है? कै से लेके और है तक।
तो ये है, तो इन दोनों को ही क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोनों को मिला के तो अपने व्यंजन तो याद रह जाता है, लेकिन ये नहीं कि अयोग है, इनमें भी ये भी कांकल्य ध्वनि है। और ये आप इनके करो नाम याद उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पे ये एक दंतोष्ठ था जो वो कल किया था, वह और फ, दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन है, वह और फ, ये भी इसी के अंदर आएगा, और एक ये कांकल्य है, और बाकी वो जो 5 कर दिए। तो उच्चारण स्थान के आधार पे कितने भागों में है, ये आगे नहीं पूछे जाते कि कितने भागों में बांटा, यानी इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इनके ये मूल यही है, कंठ है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य और कांकल्य ध्वनि, दंतोष्ठ, ये इतने ही भाग होते हैं किसके अंदर, उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा भाग क्या है, प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पे एक तो अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। इनकी कल परिभाषा लिखवा दी थी। अभ्यंतर प्रयत्न यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण करते हुए हमारे जो हम प्रयत्न करते हैं वो पहले ही प्रयत्न कर लेते हैं, बाद में उच्चरित होता है, तब तो उनको अभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। ये साफ साफ एनसीईआरटी का है, यह एनसीईआरटी का है कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे इसमें से 3rd ग्रेड में कम से कम 6-7 प्रश्न पूछे गए थे अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभी तक इसका नाम नहीं पूछा हुआ, यानी वो जो अपने कल किए थे, एक तो सपर्श, एक सपर्श किया था, सपर्शी। तो सपर्शी कितने थे, 16। उसके बाद में संघर्षी, च छ ज झ 4 ही थे। उसके बाद में नासिकीय किए थे, नासिकीय कितने थे, 5 थे। उसके बाद में अपने किया था संघर्षी, स और है, और एक अपने किया था अर्ध स्वर। इनको ये कौन से, यह और वह, अर्ध स्वर यह और वह। इनका एक नाम और भी होता है अर्ध स्वर का, याद है किसी को, नहीं आ रहा याद? पहले इनका बताओ भी, इनको अपने क्या कहा था भी, य र ल व 4 अक्षर है। इनका अगर उच्चारण करेंगे तो कहीं भी पूर्णतः सपर्श नहीं होता, तब इनको अर्ध स्वर। तो इनको दूसरा नाम इनका पक्का रटना है। एक नाम तो इनका अर्ध स्वर है, दूसरा है संघर्षहीन। संघर्षहीन एनसीईआरटी में नहीं है ये दोनों ही नाम। एक तो इनको अर्ध स्वर, ना तो ये स्वरों के भांति उच्चरित होते, न ही ये व्यंजनों के भांति उच्चरित होते। तो अंतस्थ कौन से थे, ये र ल और व, ये चारों के चारों अंतस्थ थे, अंतस्थ थे। अंतस्थ का मतलब इनके उच्चारण में जो हमारी प्राणवायु है वो कहीं भी पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इनके अंदर से ही हमने क्या छांटे, या और वह। तो यह और वह इनको क्या बोलेंगे, अर्धस्वर। अर्धस्वर यानी संघर्षहीन, ये बिल्कुल ही संघर्षहीन होते हैं। इनके अंदर जो इनका उच्चारण करेंगे, इनमें फिर भी एक तो दांत और एक ओष्ठ, कंठ और तालु, ये 4 चीज उच्चारण अवयव है जो चारों के चारों इनका बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो प्रयोग में लिए जाएंगे ये 4 उच्चारण। लेकिन उनमें भी कहीं स्पर्श पूर्णतः नहीं होता, यानी ये बीच में से ही हवा एकदम निकल जाती है, कहीं स्पर्श नहीं होता। तो इन दोनों को, इन चारों में से ये 2 उठाए गए, यह और वह। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है और संघर्षहीन भी कहा जाता है। ये नाम दोनों, ये तो सभी जानते हैं अर्धस्वर, लेकिन संघर्षहीन नाम नहीं है। तो ये दोनों नाम किसके, य और वह के। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे। और इसमें क्या, कल 2 चीज छोड़ी थी, वो चीज इनके बाद में लिखवानी थी। क्यों छोड़ी थी कि एक तो रह छोड़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट रह, एक छोड़ा था, ल छोड़ा था, ल छोड़ा था, और अब
दो, इसमें एक करवा भी दिया था। कौन सा करवाया था जो एक ही अक्षर था यार? है ताड़न जात, ड और ढ, ये दोनों करवा दिए। ये तीनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसके अंदर आती है? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे। तीनों मोस्ट क्यों है? इनको अलग क्यों रखा है? कि इसके नाम बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर परिभाषा बन बन के प्रश्न आते हैं। लय है, इसके ऊपर भी परिभाषा बन के आते हैं और इनको भी आज मैं दोबारा, चाहे उसमें लिखा हुआ तो इन तीनों को आप दोबारा लिखोगे। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों, एक एक अक्षर पे इनके बहुत सारे नाम है, तो करके इनको अलग है ये अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर। ये कोई नहीं पूछेगा क्या ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे। प्रश्न अगर प्रकार पूछा जाएगा तो कि प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? तो दो भागों में बांटा है, अभ्यंतर और बाह्य, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है विभाजन। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे अपने कर लिए थे, इसमें ये तीन, एक तो ये करवा दिया था लेकिन इसको अब आप दोबारा लिखना, तीनों को महत्वपूर्ण है। और बाह्य प्रयत्न ये अपना कल हो चुका था। कंपन के आधार पे, कंपन नाद या गूंज के आधार पे, और प्राणवायु के आधार पे। तो इनके आधार पे क्या था? गूंज यानी घोष, अघोष। प्राणवायु के आधार पे अलप प्राण और महाप्राण। ये विभाजन अपने कल अच्छी तरह रट लिए थे, तो इनका जिक्र आज हम नहीं करेंगे, इन सब का लिखेंगे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी कोई एक आधा क्वेश्चन और छूट गया तो वो करेंगे। क्या लिखना है? र को हम क्या नाम देंगे? लुंठित। पहला नाम क्या है? लुंठित। दूसरा परकंपित, या इसको क्या कहेंगे? कंपन जात। अब इसका क्या होता है कि र का उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ है, हमारी जो जीभ है, किसका कौन सा उच्चारण प्रयोग में आएगा? जीभ। र का उच्चारण करते हुए हमारी जीभ लुंठित, यानी जीभ क्या है? फोल्ड हो जाती है। लुंठित फोल्ड हो जाती है। परकंपित कंपन करने लगती है जीभ, र का उच्चारण करते हैं। और कंपन जात यानी ये जीभ कंपन से ही लिया गया कि जीभ हमारी कंपन करेगी। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ में कंपन पैदा होता है? कौन सा ऐसा व्यंजन है जो उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ कांपने लगती है या फिर लुंठित यानी फोल्ड हो जाती है जीभ? तो कौन सा उच्चारण? ये है शब्द वर्ण र। तो इसके उच्चारण में जीभ कंपन करती है या फिर लुंठित हो जाती है, लुंठित हो जाती है, क्या कहलाएगा? र। अब आप लय के बारे में लिखो। कौन सा है? लय। इसको क्या कहेंगे? लय। पार्श्विक, बिल्कुल सही। यानी पहले तो इसकी परिभाषा समझो। इसके उच्चारण में प्रयोग में क्या ली जाएगी? जीभ। पर हवा क्या है कि ये जीभ है, जीभ के दोनों बगल से सीधी निकल जाएगी, कहीं भी टच नहीं करेगी। लय का यानी पार्श्विक, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। पार्श्व इसका अर्थ क्या है? बगल।
तो इसका उच्चारण करते हुए हवा है जो जीभ के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है। तो इसकी परिभाषा लिखोगे, इसका उच्चारण करते समय हवा जीभ के दोनों बगल से होकर बाहर निकल जाती है। तो इसका नाम क्या हो गया? पार्श्विक। क्या नाम होगा? पार्श्विक। ये कल आपको लिखवाया ही था। बिंदी होगी इसके यहाँ पे और ढ। इनको क्या नाम दिया था? उत्सिप्त। या फिर इसका नाम क्या था? ताड़नजात, या फिर द्विगुण, द्विस्पृष्ट, ये इसके नाम थे। यानी हवा क्या है? जीभ पर लुढ़कते, इसके अंदर तो हवा है जो लुढ़कते हुए जीभ के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, और इसके अंदर क्या है? हवा है जो जीभ के ऊपर झटके के साथ जीभ फेंकती है। हवा को झटके के साथ जीभ फेंकती है। तो जीभ प्राणवायु को झटके के साथ बाहर फेंकती है। ये हो गए हमारे सारे के सारे विभाजन कंप्लीट। अब इसमें क्या रह गया जो कि इंपॉर्टेंट है? एक तो आगत वर्ण, मेन छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। एक तो रह गया आगत वर्ण। आगत स्वर तो लिखा दिया। आगत स्वर कौन सा है? आ, जो अपने डॉक्टर लिखते हैं। और आगत व्यंजन कौन से हैं? कै बिंदी वाले होंगे। ख, ग, ज और फ। कितने आगत व्यंजन है? 5। आगत स्वर कितने होंगे? 1। ये हमारे आगत है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब एक चीज और रहेगी इसमें, वर्तस्य। या फिर इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका होता है जीभ और दांत। जीभ और दांत। तो अपने होठ है, होठ से अपने दांत टच करते हैं, तो दांत जो अपने हैं, दांतों के ऊपर क्या है? मसूड़ा। तो वर्तस्य में से होता है क्या है? मसूड़ा। यानी मसूड़े, जीभ हमारी कहां पे जाके टच करती है? मसूड़े से। जीभ मसूड़े से जाकर टकराती है। क्या हुआ कि इनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े से जाकर टकराती है। ये कौन कौन से होते हैं? न, ज, ल, स। और कोई इसको र को भी मानते हैं, कोई इसको र को। एनसीईआरटी में ये नहीं है।
न, ज, ल, स और कई र को भी मानते हैं। कुछ बुकों में दे रखा भी, र भी इसी में आएगा। किसमें? वर्तस्य व्यंजन। क्या होगा? वर्तस्य व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जीभ के ऊपर मसूड़े, वहां इसका उच्चारण जाके जीभ टकराती है। ये कौन कौन से हैं? न, ज, ल, स और एक र को भी शामिल करते हैं। अब इसके अंदर और बच रहा है कि एक अपने होता है द्विगुण व्यंजन, या उसको अपने क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन, और एक व्यंजन गुच्छ, और एक व्यंजन गुच्छ। तो द्वित्व व्यंजन में क्या होगा? जैसे सेम ही व्यंजन होगा, च अदा और च, बच्चा या फिर कच्चा या फिर कुत्ता, यानी आधा तय पूरा तय। दो व्यंजन सेम के सेम व्यंजन होंगे, इकट्ठे आएंगे, वो तो क्या कहलाएंगे? द्विगुण या द्वित्व व्यंजन। और व्यंजन गुच्छ, ये मतलब इसके अंदर सेम व्यंजन आने जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर कैसे होगा? अच्छा और संस्कार, ऐसे शब्द देखो। यहाँ पे ये दोनों व्यंजन सेम नहीं है, यहाँ पे भी ये दोनों व्यंजन सेम नहीं है। व्यंजनों का गुच्छ, तो एक आधा व्यंजन होगा, एक पूरा व्यंजन होगा, लेकिन दोनों व्यंजन सेम नहीं है। यहाँ पे भी दोनों सेम नहीं है, एक आधा एक पूरा है, तो इसको तो हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? द्विगुण या द्वित्व व्यंजन, यानी दोनों व्यंजन एक जैसे हैं। और बोलो इस टॉपिक में कहीं दिक्कत आपको? एक बार अपने रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा। दस मिनट लगेगी, पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं। आप साथ के साथ जवाब देते रहना। भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। और उसका अक्षर, यानी एक ही झटके के साथ फेंका गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि मौखिक है, लिखित नहीं मौखिक है, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे, यानी सबसे छोटी और मौखिक इकाई है। हाँ? और वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहेंगे। लिपि किसको कहेंगे? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाएगा। और एक होता है बोली। बोली किसे कहेंगे? बोली कोई स्थान विशेष होता है। सबसे पहले बोली माँ के मुख से सीखी जाती है। माँ के मुख से और आस पड़ोस से जो सीखते हैं वो बोली कहलाती है। बोली छोटे से क्षेत्र पे बोली जाती है, भाषा बड़े क्षेत्र पे। एक बोली भी भाषा बन सकती है। जब वह बोली बड़े क्षेत्र पे बोली जाने लग जाती है तो उससे हम क्या कहेंगे? भाषा। लेकिन बोली है, बोली की विशेषता क्या होगी कि बोली का कभी व्याकरण नहीं होता और ना ही बोली के अंदर साहित्य लिखा जाएगा। बोली का व्याकरण भी नहीं होता, बोली के अंदर साहित्य भी नहीं लिखा जाता। और जब बोली के अंदर जिस प्रकार अपने ये
कथाएं वगैरह, व्रत वगैरह में कथा है आजकल वो देखते हैं अपने बागड़ी भाषा में होती है, तो वो क्या होती है बोली, और धीरे धीरे जब बोली के अंदर साहित्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो उस वो क्या है भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। उसके बाद में हमने क्या किया, वर्ण विचार। वर्ण यानी कितने थे हमारे 44। एक चीज और छूट गई, सूक्ताक्षर। क्या छूट गई, सूक्ताक्षर। कितने हैं सूक्ताक्षर, अक्षय स्तरीय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, तीनों के तीनों किस में है, एनसीईआरटी में, और चौथा श्रेय है जो बाद में बनाया गया। 4 सूक्ताक्षर है। तो 4 सूक्ताक्षर के अंदर अक्षय स्तरीय जो ये किससे बना है, क और स से। ये दोनों या तो आधे आधे होंगे और फिर ए होगा पूरा, या फिर इसका दूसरा तरीका कौन सा है, क आधा प्लस स पूरा, पूरा स यानी ए मिक्स है इसके अंदर, तो क्या बनेगा अक्षय। और ये किससे बनेगा, त आधा और र आधा प्लस ए, या फिर त आधा प्लस र पूरा, यानी ये ए र में शामिल है तभी हलंत हटेगा, अन्यथा हलंत। ऐसे ही मिलके ही ए स्वर लग के ही व्यंजन उच्चारण किए जाते हैं। ज्ञ का ज और न दोनों आते और ए पूरा, या फिर ज और न पूरा, इनसे स्र स और र दोनों आधे ए पूरा, या फिर स आधा और र पूरा, यानी इसमें ए शामिल है। ये 4 रह गए। इनमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये 3 तो एनसीईआरटी में है और ये अलग है। अगर ये 4 देख के और निम्न में से अलग छांटो तो ये अलग छांटना है, ये तीनों तो एनसीईआरटी के क्रम वाइज वर्णमाला के अंदर आ रहे हैं, ये चीज है। अब उसके बाद क्या रह गया था, हमने किए थे 11 स्वर। 11 स्वर थे, तो हमारे क से पहले कितने अक्षर होते हैं, 13। 13 में एक तो अंगूर और एक पीछे जो अने खाली बोलते अपने, तो वो दोनों के दोनों क्या विसर्ग वाला, वो दोनों अयोग व ना तो स्वरों में गिने जाते ना ही व्यंजन में गिने जाते। 11 स्वर है, 11 स्वरों का हमने विभाजन किया है। 11 स्वरों का विभाजन कितने भागों में किया है, हमने 5 भागों में किया है। तो स्थान के आधार पे जो विभाजन है उसका, और एक व्यंजन का स्थान के आधार पर विभाजन है, इनका अगर हम लास्ट में करके अब सारणी बना लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। तो अपने सारणी बनाते हैं स्थान के आधार पे। इसके अंदर क्या करेंगे, व्यंजन, और वैसे तो हमने स्थान के आधार पे व्यंजन भी कर लिए, स्थान के आधार पे स्वर भी कर लिए, लेकिन एक सारणी बनाते हैं जो सारणी हमारी एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों इकट्ठे रहेंगे। कौन कौन से आएंगे इसको बोलेंगे क्या, बताते जाना। क्या है ये, कंठ है, यानी उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ। कौन कौन से आएंगे, एक तो क वर्ग, क वर्ग, दूसरा ए और आ, इसके बाद में विसर्ग, इसके बाद में है। क वर्ग, ए और आ, विसर्ग और है।
इसका स्थान क्या होगा? कंठ। ये होंगे वर्ण, ये होंगे इनके नाम, और ये होगा स्थान, और यहाँ पे इसके होंगे कोड वर्ड जो मतलब अपने बनाएंगे ट्रिक याद रखने के लिए। क्या होगी? ट्रिक। अब इसको याद करने के लिए इसकी ट्रिक क्या बनाई हुई है? ए कु है विसर्ग, और स्थान क्या होगा इनका सारों का? कंठ। स्थान क्या होगा इनका? कंठ। अब ये ट्रिक बनाई है, ये कोई नहीं एनसीईआरटी में मिलेगी, ये ट्रिक तो अपने आप बनाई है सीखने के लिए। अकु है यानी ए वाली लाइन, ए और आ, तो ए आ गया। कु से यानी कै वर्ग पूरा, कितने होते हैं कै वर्ग में? 5 अक्षर। कितने होते हैं कै वर्ग में? 5 अक्षर। 5 ये तो कै वर्ग पूरा आ गया है, ये रहा है, और विसर्ग तो ये रही विसर्ग। तो इसका छोटी सी ट्रिक क्या है? अकु है विसर्ग, स्थान क्या है इनका? कंठ। दूसरा क्या होगा? तालव्य। ऐसे ये सारणी, थोड़ा टाइम हो तो सारणी पढ़ लें तो अपने स्थान के आधार पर वर्गीकरण एनसीईआरटी में बनी हुई है। प्रश्न एक तो अभ्यंतर प्रयत्न और एक इस सारणी, इन दोनों में से बहुत पूछे गए हैं प्रश्न। अब इसमें क्या होगा? कै के बाद में कौन सा वर्ग है? च वर्ग। च वर्ग पूरा यानी 5 अक्षर पूरे, और यहां पे क्या होगा? ई और ई, और यहां पे क्या होगा? एक य और स, य और स। ट्रिक क्या बनाएंगे? ई चू य स। ट्रिक क्या बनी? इचू यस। स्थान क्या होगा? तालु, यानी इनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा इतने वर्णों का तो तालु, यानी तालु के जाके जीभ भिड़ेगी, इनका उच्चारण होगा। अब इसके बाद, अब इसमें साथ में देख जाना, ये तो है व्यंजन, ये हमारे स्वर, तो स्वर और व्यंजनों का इकट्ठा वर्गीकरण है यहाँ पे स्थान के आधार पे, जो कि पहले हो चुका है। स्वर और व्यंजन, और किसके आधार पे है? स्थान के आधार पे। वर्गीकरण। तीसरा कौन सा होगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य में वर्ग कौन सा आएगा? ट वर्ग। कितने अक्षर है इसमें भी? 5। इसके बाद में क्या आएगा यहां पे? स्वर में कौन सा आएगा? री। और यहां पे देखो यह है, यह के बाद क्या आता है? रे। स के बाद कौन सा स आता है? ये वाला स। इस य के बाद कौन सा कर्म वाइज चलेंगे? ये य के बाद रे आता है, इस स के बाद ये स आता है। और इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? ऋतु रस। ऋतु रस। ट्रिक क्या है? री ये पढ़ा, ट वर्ग पूरा, और रे ये, और स ये, तो ऋतु रस इसकी ट्रिक बनाई है। और स्थान क्या होगा इसका? मूर्धा। मूर्धा यानी जीभ तालवे में ऊपर जाके वहीं अपना मूर्धा स्थान होता है। इसके बाद में कौन सा होगा? दंत्य। दंत्य, दंत्य में कौन सा होगा? तय वर्ग पूरा। तय वर्ग पूरा कितने अक्षर है? 5। और फिर यहां से देखो यह रे, और क्या आएगा? ले। स सलगम स षटकोण क्या आएगा? स सलेटी।
तो इसका क्या ट्रिक बनी है? तुलसी दांत, यानी तुलसी है जो दांत के नीचे नहीं दबानी चाहिए, इसमें कोई कुछ होता है जो दांतों के चिपक जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो तुलसी और दांत, यानी तुलसी दांतों के नहीं लगानी। अपने छोटे बचपन में होते थे तो अपने को मम्मी पापा कहते थे कि तुलसी का पत्ता है जो मुंह में ले लेना, दांत के मत लगने देना, दांत खराब हो जाते हैं। तो तुलसी दांत के नहीं लगानी है। और स्थान क्या होगा इसका? दंत्य। और दंत है, या इसको अपने दांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ओष्ठ है। ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे? एक तो पै वर्ग पूरा, कितने अक्षर हैं? 5, पै फै बै भै मैं। और इसमें कौन कौन से आएंगे? उ और ओ औ। क्या होंगे ओष्ठ? ये आपको कल लिखवाए भी थे, पै वर्ग पूरा और उ ओ औ। स्थान क्या होगा इनका? इनका ट्रिक कोई नहीं बनाई, स्थान होगा ओष्ठ। एक इसमें जो है उसको अपने क्या बोलेंगे? है, इसको अली, जीवा या फिर स्वर तंत्रीय। है को क्या बोला जाता है? अली, जीवा या स्वर यंत्रीय बोलते हैं, स्वर यंत्रीय। अली, जीवा या स्वर यंत्रीय। और अब क्या होगा? दंतोष्ठ। स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ है, आएगा 1 मिनट। और यहां पे इनका स्थान क्या होगा? दांत और ओष्ठ। दंतोष्ठ है यानी दांत और ओष्ठ। अच्छा, दंतोष्ठ है तो यह और वह वो है। इसका क्या है? कंठोष्ठ है ये, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ है। कौन कौन से होंगे कंठोष्ठ है? किससे बने हैं? देखो, कंठ में ए और आ है, और ओष्ठ में उ ओ। तो कौन से होंगे? ए और ए प्लस उ से क्या बनेगा? ओ। और ए प्लस ओ से क्या बनेगा? औ। तो कंठोष्ठ कितने हो गए? ये 2 ही। निर्माण इनका इनसे होगा। कंठ यानी कंठ है, ए कंठ है, ए कंठ है, और ओष्ठ है, ओ ओष्ठ है। ए और उ से क्या बन रहा है? ओ। और ए और ओ से, इसी ओ से क्या बन रहा है? ओ। तो ये 2 कितने हैं? दोनों के दोनों क्या है? कंठोष्ठ है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? 2 ही वर्ण है पूरे, कंठोष्ठ है ये वाले। और कंठ और ओष्ठ। अब एक इसका और विभाजन कंठ तालव्य है, इसके नीचे कंठ तालव्य है, इसको यहां लिख रही हूं मैं, कंठ तालव्य। उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु। ये कौन से होगा? एक तो कंठ ए है, और तालु कौन सा है?
ई। कंठ ए है और तालु कौन सा है? ई। तो ए प्लस ई से क्या निर्माण हो रहा है? ए। और इसी से ए प्लस ए से क्या निर्माण हो रहा है? आई। तो कितने हैं? दो। संख्या में कितने हैं? दो। कंठ तालु कौन से हैं? ए और आई। संख्या में दो है, इनका स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य, क्योंकि ए कंठ से उच्चरित हो रहे हैं और तय तालव्य से। ये देखो ई है, तो ए और ई मिलके ए बन रहा है और ए और ए मिलके आई बन रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। इतने इसके विभाजन। एक है था जो यहाँ पे अलिजीवा या स्वर यंत्रीय लिखवा दिया। इतना ही है, कंप्लीट। ओके, लिख लिए सभी? अब चल मैं बता रही हूं, किसी ने नहीं उतारा तो स्वरों के हमने कितने भागों में बांटे थे? 5 भागों में। 5वां जो स्थान के आधार पे स्वर है वो इसके अंदर शामिल कर दिया सारणी में। और इससे पहले जो किए थे अपने, एक तो मात्रा के आधार पे या समय के आधार पे किया था, दूसरा मुख की आकृति के आधार पे, और तीसरा जीभ की आकृति के आधार पे, एक ओष्ठ की आकृति के आधार पे 4, और एक स्थान के आधार पे यानी उच्चारण स्थान के आधार पे। इसको क्या बोलेंगे? स्थान है तो स्थान कैसा होता है? उच्चारण। उच्चारण स्थान के आधार पे यानी जहां से वर्ण उच्चरित होता है वह स्थान उसका निश्चित कर दिया जाता है। यानी कंठ से उच्चरित हो रहा है तो कंठ है। तो उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर और व्यंजन का ये एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत मोस्ट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसके बाद में अपने क्या किया है? व्यंजन। व्यंजन 33 व्यंजन। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पे और एक प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे जो है उन्हें पुनः 2 भागों में बांटा है। उच्चारण स्थान के आधार पे कौन से हैं? स्पर्शी, संघर्षी, नासिकीय, अली वो जो लय है, लुंठित रह है, और ये परकंपित रह है, ये सारे के सारे किसके आधार पे थे? उच्चारण स्थान के आधार पे। तो उसके बाद में उच्चारण स्थान भी इनका यही रहेगा। और जो अपने किया था ना प्रयत्न के आधार पे दूसरा भाग है, प्रयत्न के आधार पे दूसरा घोष और अघोष अलग प्राण और महाप्राण किए थे। और ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे किए थे। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे एक तो बाह्य प्रयत्न है और एक अभ्यंतर प्रयत्न। जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसमें प्रथम प्रयास कर लिया जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे है जो स्पर्शी है, संघर्षी है, नासिकीय है, लुंठित है, प्रकंपित है, संघर्षी है, अर्धस्वर है, ये सारे के सारे किसी अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पे है। और बाह्य प्रयत्न के आधार पे 2 भागों में बांटे अपने, वो सारे अपने जो घोष और अघोष और प्राणवायु के आधार पे अलग प्राण और महाप्राण। कंप्लीट हो गया ये सारा। क्या वो नहीं हो रहा है।